Okay, assalamualaikum students. So let's start today's class. In previous class, we have discussed Ohm's law, and I've told you the limitation of Ohm's law as well. That Ohm's law is applicable to certain substances. Certain substances में Ohm's law जो आपका applicable है, और वो जो आपकी certain substances है, those are called your ohmic substances. और जहाँ पे आपका जो Ohm law है वो applicable नहीं होता, that is called your non-ohmic substance. वो आपकी जो है वो non-ohmic substances कहलाती हैं. Then I have given you the mathematical formula of Ohm's law as well. Mathematical formula क्या था उसका? V is equal to IR. This V is equal to IR. That is called your formula for Ohm's law. वो आपका जो Ohm's law का formula कहलाता है. और इस Ohm's law के formula की basis पे फिर हमने क्या किया था? We have drawn some graph as well. एक ग्राफ जो था वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था. That was between voltage and current, in which voltage was taken along the x-axis, और आपको जो करंट था that current was taken along the y-axis. ठीक है, वोल्टेज को जो हमने एक्सिस पे लिया था, करंट को हमने जो y-axis पे लिया था, and then we have drawn a graph between voltage and current. और वो जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था that was basically a straight line, जो कि ये शो कर रहा था कि as the current increase, as the voltage increases, the current also increases. So this is what we have done in our previous class. तो previous class में ये काम हमने किया था. Then I have told you कि basis के जो है वो there are certain non-ohmic devices as well. Those non-ohmic devices are basically your non-ohmic devices are those that do not obey your Ohm law. जिन वो devices जो कि आपकी Ohm's law को obey नहीं करती, those devices are called your non-ohmic. Those devices are called your non-ohmic substance. तो non-ohmic जो आपकी substances थी, वो non-ohmic substances जो थी उनको मैंने बेसिकली आपको शो करवाया था कि बेसिकली उसमें फिर तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी. एक आपका जो non-ohmic substance था that was your filament lamp. आपको जो लैम्प होता है वो आपको non-ohmic substance because it does not obey the Ohm's law. Then we have discussed मैंने आपको बताया था उसमें LDR बताया था. ठीक है, सो LDR नहीं बल्कि थर्मिस्टर मैंने आपको बताया था. थर्मिस्टर was your thermal resistor. That is also a non-ohmic device. Then we have also discussed semiconductor devices as well, which are also your non-ohmic conductors. अच्छा, आज जो है मैं आपको ग्राफ बताऊंगा कि यहाँ पे जो non-ohmic substances हैं उनका जो IV ग्राफ होता है, IV कर्व होता है, वो आपका किस तरीके से आपका होता है. ठीक है, ये जो मैंने आपको ग्राफ लास्ट में बताया था that was called your IV curve. ठीक है, वो आपका IV कर्व कहलाता है, IV ग्राफ कहलाता है. I for current and V for voltage. ठीक है, तो लेट्स अभी हम करते हैं, पहले हम ड्रॉ करते हैं फिलामेंट लैम्प का. फिलामेंट लैम्प आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, फिलामेंट लैम्प आपका जो बेसिकली आपका एक बल्ब होता है that you use, that bulb is called your filament lamp. वो बल्ब आपका जो फिलामेंट लैम्प कहलाता है. जब आप इस लैम्प को आप जब टर्न ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करने से क्या होता है, इसके अंदर आपकी एक वायर होती है, दैट वायर इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. वो वायर जो आपकी होती है दैट वायर स्टार्ट गेटिंग हीटिंग अप. तो आपकी जो वायर जब हीटअप होती है तो हीटअप होने के बाद इट गिव्स यू अ विजिबल लाइट जो है वो आपके पे एमिट करती है, और इतनी मतलब कि ज़्यादा हीटअप हो जाती है कि वो वाइट जो है बिल्कुल कलर की आपकी हो जाती है, तो वाइट हॉट आपकी हो जाती है. और जब आपकी वो सब्सटेंस वाइट हॉट हो जाती है तो वो जो भी आपकी रेडिएशन एमिट कर रही होती है वो विजिबल स्पेक्ट्रम का जो आपका वाइट कलर का विजिबल स्पेक्ट्रम है, उस विजिबल स्पेक्ट्रम में वो लाइट एमिट करती है. वी कैन इजीली सी दोज लाइट, हम उस लाइट को या फिर इजीली जो है वो व्यू कर सकते हैं. तो फिलामेंट लैम्प जो आपको होता है, इसका अगर आप ग्राफ देखें तो यूजुअली जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, आप जब इसका जब आपका मतलब वोल्टेज बढ़ता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. और आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली एज वेल कि जब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से व्हाट इफेक्ट डज इट हैज़ ऑन द करंट. टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी आपकी बढ़ेगी. ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर आपने जब इंक्रीज़ किया तो पहले जो मेरा जो इलेक्ट्रॉन था दैट वाज फ्रीली मूविंग, क्योंकि मेरा जो एटम था, मेरा जो मॉलिक्यूल था दैट वाज वाइब्रेटिंग वेरी स्लोली. बट वंस आई हैव इंक्रीज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से फिर क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मेरे जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहा था, नाउ इट विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विद दोज एटम्स. तो उसका जो कोलिजन है, व्हेन दैट कोलिजन बिकम मोर फ्रीक्वेंट, तो फिर उससे फिर क्या होगा
कि आपको जो एटम इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसका जो रेट है दैट रेट इज गोइंग टू डिक्रीज, यानी कि आप वोल्टेज बढ़ाओगे, वोल्टेज बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ेगा फिलामेंट लैम्प का, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इसका जो करंट है दैट करंट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो इसमें अगर आप इसके ग्राफ प्लॉट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी ड्राइंग द एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इसका वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। वाई एक्सिस के बाद ओके सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इसका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के बाद वी विल बी ड्राइंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, हमने इसका एक्स एक्सिस जो था वो ड्रॉ कर लिया। तो वी हैव ड्रॉन टू एक्सिस हियर, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ओके वाई एक्सिस पे आई टोल्ड यू अर्लियर कि वाई एक्सिस पे वी टेक द डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट डिपेंडेंट वेरिएबल इज आवर करंट। तो हम जो हमारा जो करंट है आई दैट विल बी टेकन अलोंग द वाई एक्सिस, करंट को हम जो है वो वाई एक्सिस पे लेंगे। ओके करंट विल बी टेकन अलोंग द वाई एक्सिस। और जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज दैट विल बी टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस। तो वोल्टेज को जो है हमने वो एक्स एक्सिस पे ले लिया, करंट जो था उसको हमने वाई एक्सिस पे ले लिया। यूजुअली अगर आपका यू कैन से कि अगर आपका ये ओमिक सब्सटेंस होता तो ओमिक सब्सटेंस का जो आपका जो ग्राफ होता दैट ग्राफ वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपको जो अगर आपका जो फिलामेंट लैंप है वो ओमिक सब्सटेंस होता है, उसका जो ग्राफ है वो ग्राफ आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होता। लेकिन सिंस फिलामेंट लैम्प इज नॉट एन ओमिक सब्सटेंस, तो इसका जो ग्राफ है दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। स्टार्टिंग में जस्ट व्हेन द बल्ब इज स्विच ऑन, स्टार्टिंग में दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको जो सब्सटेंस है वो ओमिक सब्सटेंस होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में इट इज एन ओमिक सब्सटेंस, लेकिन व्हेन इट रीचेस अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाता है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट व्हाट हैपेंस, इसका जो ग्राफ होता है दैट ग्राफ बिकम्स कर्व, ठीक है। इसका ग्राफ जो आपका कर्व्ड हो गया है, अभी जिसका जो ग्राफ कर्व्ड हो गया ये क्या चीज़ शो कर रहा है, दिस ग्राफ इज शोइंग दैट नाउ द करंट हैज़ बिकम कांस्टेंट। इस जगह पे एट दिस पॉइंट इसका जो करंट है वो आपका कांस्टेंट हो गया, एंड द वैल्यू ऑफ दैट करंट कैन बी फाउंड फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू लिखी हुई है दैट वैल्यू विल बी रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ करंट। तो ये ग्राफ अगर आप इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दिस ग्राफ देन हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस ग्राफ, यू विल एक्सप्लेन दिस ग्राफ लाइक दिस, दैट व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीजिंग the current is also increasing, then there comes a time when the temperature of the filament lamp start increasing, और आपका जब टेम्परेचर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है फिलामेंट लैम्प का, then it becomes a non-ohmic substance, और आपका जब एक non-ohmic substance बन जाता है तो इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट नहीं रहता, इट्स ग्राफ डज नॉट स्टे स्ट्रेट बट इंस्टेड इट विल बिकम अ कर्व। तो आपका इस तरीके से जब वो कर्व बन जाता है, तो आपको जो कर्व बन जाता है आपका ग्राफ, दिस इज बिकॉज ऑफ नॉन-ohmic substance। तो आपका यू कैन से कि आपका जो फिलामेंट लैम्प है वो ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, यहाँ तक क्या है, दिस इज एन ओमिक सब्सटेंस। आपका जो फिलामेंट लैम्प है वो ओमिक सब्सटेंस है, लेकिन एज यहाँ पे फिर क्या हुआ, एट दिस पॉइंट द टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज एनफ, टेम्परेचर आपका जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह क्या हुआ कि नाउ द सब्सटेंस, नाउ द फिलामेंट लैम्प इज नॉट बिहेविंग like ohmic substance, now it is behaving like a non-ohmic substance। तो non-ohmic substance का मतलब क्या है कि वोल्टेज तो आप ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो करंट आपका वो आपका यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा, यूनिफॉर्मली उसी तरीके से नहीं बढ़ा, बल्कि उस पर जो इंक्रीज है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब भी आपका इंक्रीज नॉन यूनिफॉर्म हो तो इसका मतलब है दैट इज ए नॉन-ohmic सब्सटेंस। तो ये जो ग्राफ आपका है वो यहाँ पे शो कर रहा है दैट इज योर नॉन-ohmic सब्सटेंस। तो ये दिस इज अ ग्राफ जो कि आपका फिलामेंट लैम्प का आपका ग्राफ है। या इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस ग्राफ यू कैन आस्क मी राइट नाउ, देन आई विल बी रबिंग दिस ग्राफ एंड आई विल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ। यस उमर सर, ये जो कर्व आया ये इस तरह से क्योंकि या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की फिजिकल स्टेट चेंज हुई है या फिर टेम्परेचर इसमें वो हुआ है। इसका जो कर्व चेंज हुआ, ये कर्व चेंज हुआ बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर, क्योंकि आपको जो बल्ब था स्टार्टिंग में आप जब बल्ब स्विच ऑन करते हो वो इतना आपका हीटअप नहीं होता, इतना गर्म नहीं होता, लेकिन आप उसको जब बल्ब आपका
चलता है 2 मिनट, 1 मिनट, अभी 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट आपका बल्ब चलता है, तो उसके बाद वो हीटअप होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि विद इन दैट टाइम जब तक आपका बल्ब जो हीटअप होना स्टार्ट नहीं हुआ, जब तक उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, आपको जो बल्ब है इट इज़ फॉलोइंग द ओमिक लॉ, क्योंकि आपको जो बल्ब के अंदर जो वायर है वो बेसिक कंडक्टर ही तो है आपका, और आई हैव टोल्ड यू कि आपको जितने भी कंडक्टर्स होते हैं दे ओबे द ओम्स लॉ अनटिल एंड अनटिल अनलेस द टेम्परेचर डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ उस टंगस्टन वायर का, वो आपका इट बिहेव्स लाइक एन ओमिक सब्सटेंस, लेकिन जैसे उसका टेम्परेचर आपका वो चेंज हो गया, तो टेम्परेचर चेंज होने से फिर क्या होगा, नाउ इट इज बिहेविंग एज ए नॉन ओमिक सब्सटेंस। तो दिस इज व्हाट दिस ग्राफ शोज। यस, एनी मोर तो क्वेश्चन? सर तो सर हम ये कह सकते हैं हर मटेरियल का ग्राफ शुरू में ओमिक वाला ही होता है। यस यू कैन से दैट, लेकिन जो आपका वो होता है कॉपर वायर्स आपकी होती हैं, और आपकी जो मतलब डिफरेंट आपकी वायर्स होती हैं वो प्योरली आपकी ओमिक होती हैं, ठीक है, उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर ओम लॉ की बात करें तो ओम लॉ आपका ये कह रहे हैं कि आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट बढ़ता जाएगा, दिस इज व्हाट ओम्स लॉ स्टेट। ओम लॉ ने कहा था कि आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ता रहेगा, लेकिन जो यूजुअली जो हमारे घरों में जो वायरिंग होती है उसमें जो हम वोल्टेज बढ़ा रहे होते हैं, हम वोल्टेज इन्फिनिट तक थोड़ी बढ़ा रहे होते हैं, हमारा जो वोल्टेज होता है वो एक मैक्सिमम वैल्यू पे आके रुक जाता है, ठीक है, वोल्टेज आपका बढ़ता तो है, जीरो से बढ़ना स्टार्ट तो करता है, लेकिन उसके बाद वो एक मैक्सिमम वैल्यू पे आके रुक जाता है। तो जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू पे आके रुक जाता है आफ्टर फ्यू सेकेंड्स या आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड या वट एवर टाइम, तो उसके बाद फिर क्या होता है, आपका करंट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, ओके ओके यस, एनी मोर क्वेश्चन बेटा रिगार्डिंग दिस ग्राफ? दिस इज द ग्राफ ऑफ अ फिलामेंट लैम्प, ये जो आपका है फिलामेंट लैम्प का आपका ग्राफ है। ओके, लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ। अच्छा, ये ग्राफ जो है ये आपके पेपर में नॉर्मली आता है, ये वाला ग्राफ 2-3 मतलब आपके ग्राफ पेपर में बने होते हैं, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें जो है वो फिलामेंट लैम्प का कौन सा ग्राफ है। तो आप ये देख लीजिएगा फिलामेंट लैम्प का ग्राफ जो है वो आपका इस तरीके का आपका फिलामेंट लैम्प का ग्राफ होता है। अच्छा, इसमें वन मोर थिंग कभी कभी पेपर में आता है कि ग्राफ आपका जो है वो चेंज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है कि आपके जो एक्सिस हैं ये एक्सिस आपके चेंज कर दिए जाते हैं, यानी कि लेट सपोज कि अगर मैं सेम मेरे पास ग्राफ है एंड इफ आई चेंज द एक्सिस, यानी मेरा जो वाई एक्सिस है उस पर मैं करंट के बजाय वोल्टेज लिख दूँ, और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज के बजाय करंट लिख दो, ठीक है, अगर आपका पेपर में ग्राफ आएगा तो वो इस तरीके से आ सकता है चेंज होके। अगर आप इस तरीके से चेंज करेंगे तो इसके बाद फिर क्या होगा, ग्राफ आपका तकरीबन यही होगा, यानी कि जब तक आपका सब्सटेंस है वो ओमिक है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बट सिंस now current is on the x axis, so instead of curving downwards it will curve upwards, ठीक है, आपका ये जो ग्राफ है आप ऊपर की तरफ कर्व कर रहा होगा, और ये ग्राफ आपको जब ऊपर की तरफ कर्व करे तो ग्राफ आपको यही शो करे कि वोल्टेज तो आपका बढ़ रहा है, वोल्टेज तो बढ़ रहा है इनिशियली, करंट भी बढ़ेगा, लेकिन फिर एक लिमिट के बाद क्या आएगा, व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स अ पर्टिकुलर लिमिट, तो उसके बाद क्या हो गया, करंट आपका कांस्टेंट हो गया, नाउ द करंट विल इंक्रीज, इट विल बिकम नॉन ओमिक। तो ये आपका इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ेगा अगर आप ये इसके एक्सिस चेंज कर दें, ठीक है। तो अगर v ऊपर जाए और i नीचे चला जाए तो आपको जो ग्राफ है इंस्टेड ऑफ बेंडिंग डाउनवर्ड इट विल बेंड अपवर्ड। तो यूजुअली पेपर में यही चीज़ आपकी कंफ्यूज करने के लिए आपको आता है, आपको तो ग्राफ पता थी, आपको तो ये चीज़ याद होती है कि आपको जो ग्राफ है फिलामेंट लैम्प का इट वुड बेंड डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ बेंड करेगा, लेकिन पेपर में क्या करते हैं वो अपने एक्सिस चेंज कर देते हैं और आपका जो है वो नीचे वाला ग्राफ भी दे देते हैं और ऊपर वाला ग्राफ भी दे देते हैं, दोनों ग्राफ आपको दे देते हैं। तो उससे फिर क्या होता है कि बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं कि ये जो है वो हमने तो पेपर में नीचे वाला पढ़ा था ऊपर वाला कैसे आ गया, तो वो नॉर्मली है वो नीचे वाले मार्क करते हैं, तो ये आपने नीचे वाला मार्क नहीं करना, यू हैव टू सी कि आपके एक्सिस क्या है यहाँ पर, ठीक है, यू हैव टू सी योर एक्सिस कि एक्स एक्सिस पे क्या क्वांटिटी जो मार्क की गई है और वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी मार्क की गई है, तो उन क्वांटिटी की बेसिस पे आप जो है इस ग्राफ को इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते। तो पेपर में अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन चेंज करके आते हैं तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि करंट जो आपका है वो फिर बाद में कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन आप वोल्टेज बढ़ाते रहे करंट नहीं बढ़ता फिलामेंट लैम्प पे, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है वो आपका एक पर्टिकुलर लिमिट से इंक्रीज कर चुका होता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन विद दिस नाउ? नीचे सबको क्लियर हो गई? सर ये जो ग्राफ है तो फिलामेंट लैम्प का है और इस तरह और पेपर में भी नॉन ओमिक सब्सटेंस के आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं, वो बता रहा हूँ इसके बाद, मतलब जितने भी सब्सटेंस के आपके ग्राफ आएंगे उन सब ग्राफ के आपने एक्सिस के साथ याद करने हैं, ठीक है, आपने वो ग्राफ को एक्सिस के साथ याद करना है कि अगर आई ऊपर हो, आई एक्सिस पर होगा, वी जो आपका वो एक्स एक्सिस पर होगा, तो आपको जो
फिलामेंट लैंप का कर्व है वो नीचे की तरफ बेंड करेगा विद द एक्सिस, आपने याद करना है। और अगर आप एक्सिस चेंज कर देंगे, वोल्टेज आप वाई एक्सिस पे ले जाएंगे, करंट आप एक्सिस पे ले जाएंगे, तो आपको जो फिलामेंट लैंप का कर्व था वो ऊपर की तरफ बेंड करेगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है विद द एक्सिस। एक्सिस को मतलब आपने जेन में रखा नहीं, खाली देख लिया भाई कर्व नीचे है कर्व ऊपर है, तो इस तरह आपको जो है वो पेपर में आपको गलती होगी और आप पेपर में यू कैन नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस पेपर एज वेल। तो इस तरीके से जो है वो हम ये इसको ग्राफ करते हैं। दिस इज योर ग्राफ ऑफ अ फिलामेंट लैंप, ये आपको जो है वो फिलामेंट लैंप का ग्राफ था। ठीक है, नेक्स्ट हम ग्राफ करते हैं सर। जी। अगर आपने कहा ना कि वो हमें ट्रिक करने के लिए एक्सेस चेंज कर लेते हैं दोनों, देंगे अभी तुम्हारे दूसरे ग्राफ बनाता हूँ, तुम देना तो मोर ट्रिकी हो जाओगे। चलो बोलो बोलो लेट्स सी सर। लेकिन जैसे V है वो तो इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो X पे है, तो अगर वो हमें ट्रिक करने के लिए एक्सेस स्विच करते भी हैं तो इस तरह तो I X एक्सेस पे आ जाएगा। इट डजंट मैटर। वो तो देखो ना, इसमें इस ग्राफ में मैंने तो बताया ना, जो हमने जो ओमिक का ग्राफ किया था उसमें वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। ठीक है, इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें जब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो यू कैन टेक इट वाइस वर्सा एज वेल। यानी अगर आप करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, तो वो नॉर्मली उसमें ऐसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपने याद रखना कि दे कैन यू नो स्विच द एक्सिस एज वेल। सर आप ओमिक सब्सटेंस की डेफिनेशन बता देंगे एक दफा? यार मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, आप वीडियो देखने जाके उसमें आपको नजर आ जाएगी। सर वो 2 लाइन की है, मैं 50 मिनट की वीडियो बता रहे हैं। आई वाज जस्ट जोकिंग विद यू। ओमिक सब्सटेंस क्या आते हैं? ओमिक सब्सटेंस दो सब्सटेंस दैट ओबेज ओम लॉ। ठीक है, वो सब्सटेंस जो कि आपके ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, यानी कि उनका जो आईवी ग्राफ होता है, उनका जो आईवी कर्व होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। दैट इज योर ओमिक, वो आपकी ओमिक सब्सटेंसेस होती हैं। और नॉन ओमिक क्या होती हैं? जो कि आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, कर्व्ड होती हैं, ऊपर की तरफ कर्व हो रहा है, नीचे की तरफ कर्व हो रहा है, व्हाटएवर टाइप कर्व्ड आपकी अगर आपको होती है तो दैट इज योर नॉन ओमिक सब्सटेंस। क्लियर हो गया? सर, अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिवाइस। नेक्स्ट आपके जो डिवाइस है दैट इज योर थर्मिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस आपकी थर्मिस्टर है। आई टोल्ड यू अर्लियर, थर्मिस्टर बेसिकली आप क्या होता है? आपका थर्मिस्टर आपका होता है थर्मल रेजिस्टर। ठीक है, थर्मिस्टर आपका होता है थर्मल रेजिस्टर, यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टर whose value depends upon its temperature। उसकी जो वैल्यू होती है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है। टेम्परेचर, अच्छा, इसमें जो थर्मिस्टर हम यूज़ करेंगे इसको बेसिकली मैं इन डिटेल आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर क्लासेस के अंदर, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इसका सिंपल सा जो आपको मैं इसका मैं आइडिया दे रहा हूँ कि थर्मिस्टर बेसिकली होता क्या है। थर्मिस्टर आपके दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक आपको होता है पॉजिटिव ग्रेडियंट का और एक आपको होता है नेगेटिव ग्रेडियंट का। 2 टाइप ऑफ थर्मिस्टर आर देयर इन नेचर। आपने जो है वो सिर्फ आपको जो सिलेबस है ना, आपको जो कोर्स है उसमें सिर्फ एक ही टाइप का थर्मिस्टर जो आपका वो इंक्लूडेड है। कौन से टाइप का थर्मिस्टर आप इंक्लूड है वो आपने याद रखना है। थर्मिस्टर आपने जो पढ़ना है वो जो आपने याद रखना है, आपने वो ये याद रखना है कि थर्मिस्टर में क्या होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो आपकी कम हो जाती है। ठीक है, दिस इज योर नेगेटिव कोफिशिएंट थर्मिस्टर। ठीक है, ये जो आपके नेगेटिव कोफिशिएंट थर्मिस्टर कहलाते हैं कि जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। आपने ये चीज़ याद रखनी है लाजमी। ठीक है, इसके अलावा भी आपका एक थर्मिस्टर होता है जो कि आपका पॉजिटिव कोफिशिएंट थर्मीटर होता है, वो आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। उसमें क्या होता है पॉजिटिव कोफिशिएंट थर्मिस्टर के अंदर कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो रेजिस्टेंस होती है वो भी बढ़ती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। तो ये जो आपके ये जो टाइप का आपका थर्मिस्टर होता है, ये थर्मिस्टर आपका कहलाता है पॉजिटिव कोफिशिएंट थर्मिस्टर। तो हम आपके सिलेबस में ये पॉजिटिव कोफिशिएंट थर्मिस्टर आपके नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिव थर्मिस्टर है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि थर्मिस्टर का आप जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, आप टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ये वो की पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग द थर्मिस्टर। ठीक है, क्योंकि होने को तो ये भी हो सकता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ जाए, टेम्परेचर कम करो रेजिस्टेंस कम हो जाए। अच्छा, ये जो टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम करो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ये आपके नॉर्मल कंडक्टर्स में होता है। जो आपका नॉर्मल कॉपर वायर होती है उसमें ये चीज़ हो रही होती है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यूजुअली आपके थर्मिस्टर जो होते हैं वो उसके लिए हम ये वाला
नहीं यूज़ करते हैं हम। ये जो मैंने आपको यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट बताया, हम ये वाला जो यूज़ करते हैं नेगेटिव थर्मल कोफिशिएंट। दिस इज द वन दैट वी विल बी यूजिंग, कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगी। दिस इज द टाइप ऑफ अ थर्मिस्टर, ये आपकी टाइप ऑफ थर्मिस्टर है। अच्छा, इसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है, सेम उसका वैसे ही ग्राफ होता है। जो आपका थर्मिस्टर होता है वो भी नियरली ओमिक होता है। अगर आपका थर्मिस्टर ओम लॉ को ओबे करेगा तो ये आपका ग्राफ ऐसा होगा। अच्छा, थर्मिस्टर जो है वो ओम लॉ को ओबे कब तक करेगा, जब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है ना, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो जब तक आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हो और रेजिस्टेंस भी नहीं बढ़ रही है तो आपका इस तरीके से स्ट्रेट ग्राफ होगा। यानी आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ता रहेगा, तो आपका जो थर्मिस्टर है विद इन दैट टाइम लिमिट, जब तक उसका टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर रहे हो, आपको जो थर्मिस्टर है वो ओबे करेगा ओम्स लॉ को। यानी कि वो जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि टेम्परेचर शुड स्टे कांस्टेंट, तो जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा योर थर्मिस्टर विल कीप ऑन ओबेइंग द ओम्स लॉ। लेकिन जैसे ही जो है वो आपने थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ाया या कम किया, ठीक है, टेम्परेचर आपने बढ़ाया या कम किया, लेट्स सपोज कि मैंने थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी देन व्हाट विल हैपन टू द करंट, यस एनीवन, बढ़ जाएगा करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अगेन आई एम रिफ्रेजिंग माई क्वेश्चन, तो ऑल ऑफ यू बी अटेंटिव। ठीक है, व्हाट आई हैव सेड, मैंने ये कहा कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपने ये अंडरस्टूड बात है, आपके माइंड में फौरन ये बात आनी चाहिए कि आप थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, करंट आपका बढ़ जाएगा। करंट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू कि जब करंट को ऑपोजिशन कम मिलेगी, रेजिस्टेंस कम मिलेगी, तो करंट आपका ज़्यादा फ्लो करेगा, उसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपका जब करंट बढ़ जाएगा तो उससे होगा क्या कि आपको जो ग्राफ होगा दैट ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, करंट आपका देखो बढ़ गया ना, तो ये ग्राफ ये जो शो कर रहा है कि आपका वोल्टेज है वो आप बढ़ा रहे हो और जो करंट तुम्हारा है वो इन्फिनिट तक करंट आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ थर्मिस्टर, यानी कि पहले आपका स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन शोज दैट विद इन दिस रेंज अ थर्मिस्टर इज ओबेइंग ओम्स लॉ। टेम्परेचर आपने इसका क्या किया, बढ़ा दिया, तो आपको जो ग्राफ है दैट विल इंक्रीज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो आपको जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जब वो बेंड करना स्टार्ट कर देगा तो ग्राफ आपको ऊपर की तरफ बेंड करेगा, जो कि शो करेगा कि करंट आपका बढ़ गया इसके अंदर। तो दिस इज योर थर्मिस्टर व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज। लेकिन अगर मैं इसी थर्मिस्टर का अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं, ठीक है, टेम्परेचर मैंने डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी देन व्हाट विल हैपन टू द करंट, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट आपका कम हो जाएगा। तो अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से आपको जो ग्राफ है वो इंस्टेड ऑफ कर्विंग अपवर्ड इट विल कर्व डाउनवर्ड। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कर्विंग अपवर्ड इट विल कर्व डाउनवर्ड। आपका ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जो है वो आपको कर्व करेगा। सो दिस शोज दैट आपका ये जो ग्राफ है दिस ग्राफ इज फॉलोइंग द ओबेइंग द ओम्स लॉ। ये जो ग्राफ आपका ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज ग्राफ्स? सर ये जब आपने लास्ट बात एक्सप्लेन की कि जब टेम्परेचर कम हो तो फिर ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, तो ये तो कर्व तो है ही, स्ट्रेट लाइन तो नहीं आई हमारे पास। ये आपने जो जब तक कि आपका ये स्ट्रेट लाइन है इट इज ओबेइंग ओम्स लॉ। ये जो आपका है वो ओम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। ठीक है, जब आपका एक कर्व हो गया, ठीक है, वंस इट हैज बिकम स्टार्टेड कर्विंग, तो उससे फिर आपको जो है वो ये उसके बाद इसने जो वो ओम्स लॉ को ओबे करना छोड़ दिया। ओके सर। अच्छा सर, ये जो अभी आपने कहा कि जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है तो करंट फ्लो कम हो रहा है, इस तरह नीचे कर्व बना, तो ये भी फिर डज नॉट ओबे ओम्स लॉ ना? यस, जब वो मैंने बोला कि जैसे ही वो कर्व होना स्टार्ट हो जाए
जैसे ही वो कर्व होना स्टार्ट हो जाए, वो ओबेल उसने जो है ना ओम लॉ को ओबे करना छोड़ दिया उसने। ठीक है, सो दिस इज योर कर्व फॉर थर्मिस्टर। यहाँ पर जो थर्मिस्टर का कर्व है कि थर्मिस्टर जो आपका वो इस तरीके से काम करता है। सही है, ओके। तो ये आपकी दो डिवाइस हो गई, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, जिस बच्चे ने अभी तक जो है वो चैट बॉक्स में अपना नाम लिखा, नाम लिख लिया, मैंने अटेंडेंस लेनी है आप लोगों की। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कर्व, नेक्स्ट टेम्परेचर। नेक्स्ट जो आपके दैट इज योर सेमीकंडक्टर। अच्छा, सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस है हमारी, इसको भी हम इन डिटेल जो है हमारा एक पूरा आगे एक चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर में हम इन डिटेल इन सारी डिवाइस को पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपको सिर्फ इतना मैं बता दूं, सेमीकंडक्टर की जो डिवाइसेस हैं, एज द नेम सजेस्ट, सेमी कंडक्टर, यानी कि आपको ये होता है जो कि पार्शली कंडक्टर होता है, पार्शली इंसुलेटर होता है। तो यूजुअली आपके जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, दोज आर दोज सब्सटेंसेस जिनकी जो कंडक्टिविटी है, जिनकी जो कंडक्शन है, वो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर आपको जो प्योर सेमी कंडक्टर होता है वो आपका इंसुलेटर होता है। लेकिन आप जब सेमी कंडक्टर्स का आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो हमारा सेमी कंडक्टर होता है, वो सेमी कंडक्टर में जो है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है, यानी कि इट बिकम्स कंडक्टर। यानी कि यू कैन से इन शॉर्ट यू कैन से दिस कि आपको जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं लो टेम्परेचर पे दे आर इंसुलेटर्स, वेयर एज एट हाई टेम्परेचर दे आर कंडक्टर्स। तो वो हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर्स क्यों होते हैं, उसका फिर वही पूरी आपकी जो थ्योरी है पीछे, क्या हाई टेम्परेचर पे जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और फिर वो जो है कंडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, फिर इसके पीछे वही है। अच्छा, सेमी कंडक्टर्स आपके होते हैं ये प्योरली, ठीक है, नॉन ओमिक होते हैं। ये स्टार्टिंग से ही नॉन ओमिक होते हैं, दे नेवर ओबे ओम्स लॉ। तो इसका जो कर्व होता है वो हमेशा जो होता है वो आपका इस तरीके से आपका कर्व होता है इसका। ठीक है, दिस इज हाउ अ कर्व ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज। अच्छा, इसी को अगर हम ग्राफ को नेगेटिव में लेना चाहते हैं, तो नेगेटिव में आपको जो कर्व होता है दैट इज लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं इसका नेगेटिव एक्सिस भी यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, क्योंकि आपको जो सेमीकंडक्टर होता है वो ठीक है, तो नीचे की तरफ आप पे जो वो नेगेटिव आई है। ठीक है, दिस इज योर माइनस आई, यानी कि नेगेटिव करंट है, और ये जो आपका लेफ्ट साइड पे दैट इज योर माइनस वी। ठीक है, अच्छा, माइनस आई और माइनस वी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका जो वोल्टेज है या आपका जो करंट है उसकी वैल्यू जीरो से कम है। ठीक है, फिजिक्स में पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, नेगेटिव का जो साइन होता है, द नेगेटिव साइन इन फिजिक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। नेगेटिव साइन हमेशा यूज करते हैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि अगर राइट हैंड साइड पे अगर आपका वोल्टेज है वो पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो वोल्टेज है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी आपने टर्मिनल अपने स्विच कर दिए हैं। सिमिलरली अगर आप ऊपर की तरफ जो करंट आपके वो पॉजिटिव है, तो नीचे की तरफ आपका जो करंट है वो आपका नेगेटिव होगा। यानी कि अगर ऊपर की तरफ करंट आपका जो वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव करंट जो क्या होगा वो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव करंट आपके इस तरीके से आपके होते हैं। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सेमीकंडक्टर। प्योरली कहीं पे भी आपका ये जो है ओमिक नहीं होता, ये बाय डिफॉल्ट आपका जो नॉन ओमिक होता है। अच्छा, ये जो आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, इनका जो वोल्टेज, इनका जो मतलब कि यू कैन से कि करंट होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज तक, यूजली इसकी जो वैल्यू आपकी होती है वो 0.7 वोल्ट्स होती है। यूजली अगर आप यूज़ कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स तो 0.7 वोल्ट्स होती है। 0.7 वोल्ट तक आप जब वोल्ट बढ़ाते रहते हैं तो करंट में बहुत ही माइन्यूट सा इंक्रीज आता है। करंट में जो इंक्रीज आ रहा होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जैसे ही आप 0.7 वोल्ट को क्रॉस करते हैं तो स्मॉल चेंज इन वोल्टेज गिव्स यू लार्ज चेंज इन करंट। स्मॉल वोल्टेज में जो चेंज है वो करंट में आपका जो वो बहुत लार्ज चेंज है वो लेकर आता है। ये दिस थिंग कैन बी कैन बी सीन फ्रॉम द ग्राफ एज वेल, कि वोल्टेज में आपने स्मॉल चेंज किया, करंट में ज़्यादा चेंज आया, वोल्टेज में स्मॉल चेंज किया, करंट में ज़्यादा चेंज आया। तो इस तरीके से जो आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं वो हम यूजली यूज़ करते हैं इन आर एम्पलीफायर्स
कि जिसमें जो हम जो है वो स्मॉल करंट से जो है वो लार्ज करंट जो होते हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर एंड दिस इज हाउ दी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वर्क। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का आपको जो ग्राफ होता है, आईवी ग्राफ होता है, दैट इज लाइक दिस। इनिशियली 0.7 वोल्ट तक आपको इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा कर्व होता है, बारीक मामूली सा कर्व होता है, और 0.7 वोल्ट को आप जैसे ही क्रॉस करते हो आपको ये जो कर्व होता है दैट कर्व इंक्रीजेस अ लॉट। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द IV कर्व और डिफरेंट अप्लायंसेस। तो ये जो चार मैंने आपको कर्व बताए हैं अप्लायंसेस के, ये चारों कर्व जो हैं दीज आर इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप यू कैन नाउ यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दीज कर्व। तो यूजली पेपर में इन कर्व्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशन आती है कि आप चार ग्राफ बने हुए आपसे बता दिए, पूछा जाएगा कि इन चारों में से फिलामेंट लैंप का कर्व कौन सा वाला है, इन चारों में से जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस का कर्व कौन सा वाला है, इन चारों में से जो है वो थर्मिस्टर का कर्व कौन सा वाला है। तो आप यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज कर्व्स। तो ये जितने भी आपके कर्व्स हैं इन सब कर्व्स को जो है वो आप इजीली जो है वो आइडेंटिफाई आपको करना आना चाहिए, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी नाउ और आई विल बी मूविंग टू ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर जी उमर। सर वो जो आपने थर्मिस्टर का जो रेड वाला ग्राफ बनाया था उसमें जिसमें रेजिस्टेंस ऊपर जा रही थी टेम्परेचर नीचे, तो वो तो कोर्स का पार्ट नहीं है ना? नहीं है, दैट इज नॉट योर कोर्स पार्ट। सही, तो बस एक वाला है ना जो कर्व ऊपर जा रहा था। जी बिल्कुल वही वाला है, ठीक है। आपने से मैंने बताया ना सिर्फ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग इन थर्मिस्टर के इन अ थर्मिस्टर whenever its temperature is increased its resistance is going to decrease। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। दिस थिंग इज गोइंग टू कीप ऑन। ये आपके 3-4 चैप्टर हैं, उन 3-4 चैप्टर में आपकी ये चीज़ चलेगी आपकी। तो थर्मिस्टर को मैं इन डिटेल आप जो है जब इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे तो वहाँ पे इसके कुछ सर्किट्स जो है वो हम बेसिकली स्टडी करेंगे। तो उन सर्किट्स में यू शुड बी वेरी इजीली, आपको जो है वो इजीली जो है वो सब पता चल जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और आप जो है ना वहाँ से इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनीवन रिगार्डिंग दिस ग्राफ यू कैन आस्क मी नाउ और आई एम शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। Okay, thank you. I'll be shifting to the next topic. Okay, so let's move on to the next topic. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज योर रेजिस्टिविटी। दैट इज योर रेजिस्टिविटी। यूजली जो भी आपका कंडक्टर होता है, ठीक है, व्हेन एवर वी हैव एनी कंडक्टर, उसकी जो रेजिस्टेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। ठीक है, टेम्परेचर के अलावा किसी भी सब्सटेंस की जो रेजिस्टेंस होती है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। व्हाट आर दोस 3 फैक्टर्स? नंबर 1 जो फैक्टर है आपका दैट इज द लेंथ, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर आपका लेंथ, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसको आपने ना इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ बड़ी है, जो कि जिसकी लेंथ लार्ज है, तो उस लार्जर लेंथ का जो कंडक्टर होगा दैट विल बी हैविंग मोर रेजिस्टेंस, ठीक है। उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों होगी ये मैं आपको बता चुका हूँ। दोबारा आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उस कंडक्टर में जो एटम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उस कंडक्टर में जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है। जब इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्टर के एक एंड से एंटर होता है और उस इलेक्ट्रॉन ने उस कंडक्टर के दूसरे एंड से बाहर निकलना होता है,
तो जैसे इलेक्ट्रॉन एक एंड से एंटर होता है तो उसके आगे जो है वो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अपनी रिस्पेक्टिव जगहों पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आपका गुजरा होता है ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता है, तो ड्यूरिंग इट्स ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन इट विल कोलाइड विद दोज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये उन एटम और उन मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा। तो जब ये उन एटम मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इट विल डिक्रीज इट्स स्पीड इज गोइंग टू गेट डिक्रीज। तो व्हेन इट्स स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज देन व्हाट विल हैपन, उसका जो रेट ऑफ फ्लो है दैट विल डिक्रीज। अगर आप उन सारे के सारे एटम्स जो कि कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट करें सबको आप निकाल दें तो इलेक्ट्रॉन जो है इट विल टेक माइक्रो सेकेंड टू एंटर वन एंड एंड कम आउट ऑफ द अदर एंड। लेकिन अगर आप उसमें जो है वो एटम्स डाल देंगे, अगर आप एटम डाल देंगे, लेट्स आपने कम एटम डाले हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो वो कम एटम से कोलाइड करेगा, तो उससे फिर क्या होगा कि इट विल टेक अ बिट लॉन्गर टाइम एज कम्पेयर टू व्हेन देयर वर नो एटम प्रेजेंट। और अगर आप इसका और ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ा दें, यानी आप उसमें और ज़्यादा एटम डाल दें उसके अंदर और ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दें, तो जब आप इसमें और ज़्यादा एटम डालेंगे तो उससे फिर होगा क्या कि अब जो इलेक्ट्रॉन आपका एक एंड से एंटर हो गया उसको आगे बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपके एटम मिलेंगे और वो हर एटम से कोलाइड करेगा, क्योंकि आगे इतना डेंस मटेरियल है, एटम इतने करीब हैं कि इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर से गुजरने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन आपके दूसरे एंड से जब बाहर आएगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो जब बहुत ज़्यादा टाइम लेगा दूसरे एंड से बाहर आने में, तो इससे होगा क्या कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू डिक्रीज। और जो आई हैव टोल्ड यू कि आपका जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज कॉल्ड योर करंट, यानी कि आपका करंट डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर आपकी दो वायर्स हैं, एक वायर की लेंथ कम है, ठीक है, दो वायर्स हैं विच आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल की, सेम थिकनेस की हैं, एक वायर की लेंथ कम है और एक वायर की लेंथ ज़्यादा है, तो जिस वायर की लेंथ कम होगी उसमें नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे, ठीक है, और जिस वायर की लेंथ ज़्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। सिंस दीज टू वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटीरियल, दोनों वायर्स जो आपकी सेम मटीरियल की बनी हुई हैं। सेम मटीरियल से मुराद ये है कि सेम मटेरियल का एटॉमिक अरेंजमेंट सेम होता है। अगर आप बात करें कॉपर का, तो कॉपर की दो वायर्स हैं, तो कॉपर के मॉलिक्यूल जिस तरीके से वो एक वायर में अरेंज्ड है उसी तरीके से वो दूसरे वायर में अरेंज होंगे। जितनी स्पेसिंग उनकी एक मॉलिक्यूल के अंदर है उतनी ही स्पेसिंग उनकी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी होगी इन टर्म ऑफ कॉपर। लेकिन अगर आप कॉपर और आयरन को कंपेयर करो तो फिर ये डिफरेंट हो जाएगा। कॉपर जो है उनके एटम का साइज अलग होता है, उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, और कॉपर के एक मतलब कि जो दो मॉलिक्यूल है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, यू कैन से बॉन्डिंग डिस्टेंस है, वो आपका कुछ और होगा एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन आयरन। आयरन जो है उसका एटॉमिक मास कुछ हो रहा है, उसका हो सकता है उसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ जो आपके ऑर्बिट हैं वो ज़्यादा हो, एटम का साइज़ बड़ा हो, कॉपर के एटम का साइज छोटा है, तो जाहिर सी बात आपको ये सब चीज़ें फैक्टर इफेक्ट करती हैं। तो अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, आपकी जो रेजिस्टेंस है वो भी आपकी बढ़ जाएगी किसी पर्टिकुलर कंडक्टर। तो पहला फैक्टर इस पर कि आपकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। दूसरा फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करती है, अगर एरिया जो है वो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, जो रेजिस्टेंस आपके हैं वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप आपकी ये चीज़ शो कर रही है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज बेसिकली रिलेटेड टू द थिकनेस ऑफ दैट कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपके है वो उस कंडक्टर की थिकनेस से रिलेटेड है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कम है, इसका मतलब है आपका जो कंडक्टर है वो थिन है, योर कंडक्टर इज थिन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ज़्यादा है, कंडक्टर आपका थिक है। थिन कंडक्टर होगा तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे दोज एटम विल बी वेरी क्लोजली बाउंड होंगे आपके, वो दो एटम बहुत क्लोज होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन के दरमियान से गुजरेगा तो उसके पास चॉइसेस बहुत कम होंगे, उसने वहीं से गुजरना है, तो इट विल बी एक्सपीरियंसिंग मोर रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप एक थिकर कंडक्टर ले लेंगे तो थिकर कंडक्टर में जो आपका एटॉमिक अरेंजमेंट होगा
वो आपका डिफरेंट होगा, और उस डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट से फिर क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जो उसमें से गुजरने की कोशिश करेगा, इट विल एक्सपीरियंस लेसर हिंड्रेंस। तो एरिया पोजीशन आपका सेकंड फैक्टर, जिस पे क्या आपको ये डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड कर रहा था आपका मटेरियल के ऊपर, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल जो होती है उसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होती है। आई टोल्ड यू अर्लियर ऐसे, आयरन जो होगा उसकी रेजिस्टेंस अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी। आप कोई भी मटेरियल उठा के ले लो, हर मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होगी। तो तीसरे जो फैक्टर इस पर डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करते हैं मटेरियल के ऊपर। तो ये आपके तीन फैक्टर हैं जिनके ऊपर कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है। अच्छा, इसमें मैंने आपको ये दो इक्वेशन बताई थी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इफ आई कंबाइन दिस टू इक्वेशन, if I combine these two equation, then I can write like this, that R जो आपके that is proportional to L upon A, ठीक है। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, L आपको न्यूमरेटर में था तो मैंने यहाँ 1 की जगह L डाल दिया, तो आपको जो बन गया R is proportional to L upon A। अब यहाँ पे दिस इज योर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये आपका साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। सो व्हेनेवर वी रिप्लेस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विद साइन ऑफ इक्वलिटी, वी हैव टू इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट। यहाँ जो हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं दैट इज योर रो, वो आपका जो कांस्टेंट है वो रो होता है, ये स्मॉल पी टाइप आपका सिंबल होता है, और ये फिर आपका बन जाएगा L अपॉन A। ये जो आपका रो है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे सिंबल है, दिस इज नॉट योर स्मॉल p, दिस इज योर रो, ठीक है। ये जो आपके दिस इज कॉल्ड योर रेजिस्टिविटी, ये जो रो है ये आपका रेजिस्टिविटी कहलाता है। दिस रो इज कॉल्ड योर रेजिस्टिविटी। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर न्यूमेरिकल फॉर्मूला, रिगार्डिंग योर न्यूमेरिकल इक्वेशंस। तो दिस रो इज कॉल्ड योर रेजिस्टिविटी। एल मैंने आपको बता दिया, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और आर जो आपका यहाँ पे दिस आर इज योर रेजिस्टेंस। आर आपको जो है वो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। अच्छा, इस फॉर्मूले से अगर मैं रेजिस्टिविटी, क्योंकि टॉपिक तो आपका रेजिस्टिविटी का था ना, अगर मैं इस टॉपिक से रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं रेजिस्टिविटी के लिए अपने इस फॉर्मूले को सॉल्व करूंगा। तो ये रेजिस्टिविटी आपका यहीं पे रहेगा, ए जो था ये डिवाइड हो रहा था, इस ए को आप यहाँ लाके आपने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस विल बिकम आर ए। और ये जो एल था, ये एल इस रेजिस्टिविटी से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको यहाँ लाके आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो आपको जो फॉर्मूला बन जाएगा रेजिस्टिविटी का, दैट विल बी आर ए अपॉन एल। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा आपका, यूनिट अगर आप देख लें इसका, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट आपका होता है ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट आपके ओम। एरिया है, इसका यूनिट आपका है मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट आपका होता है मीटर स्क्वायर। लेंथ जो आपकी है उसका यूनिट आपका होता है मीटर, लेंथ का यूनिट आपका होता है मीटर। तो इस मीटर से क्या होगा आपका, ये एक जो मीटर स्क्वायर में 2 मीटर होते हैं ना, तो 1 मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर कैन बी रिटन एज मीटर डॉट मीटर। तो आपका जो 1 मीटर है, ये दोनों मीटर आपके कैंसिल हो जाएंगे सिंस दे आर डिवाइडिंग। तो आपको जो पीछे रह जाएगा, व्हाट यू विल बी हैविंग इन रिटर्न, यू विल बी हैविंग ओम मीटर। सो दिस ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट आपके है वो आपका है ओम मीटर, ठीक है। दिस ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि जो आपकी रेजिस्टिविटी है यूनिट आपका ओम मीटर है। रेजिस्टिविटी जो आपकी होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल, ठीक है। किसी पर्टिकुलर मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी कांस्टेंट होती है। एंड हाउ कैन यू डिफाइन दिस रेजिस्टिविटी, आप रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं दैट रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर whose area is 1 meter square and whose length is 1 meter, ठीक है। दिस इज हाउ वी डिफाइन रेजिस्टिविटी। तो हाउ कैन यू डिफाइन रेजिस्टिविटी, यानी कि आपके पास एक कंडक्टर है, उसकी जो लेंथ है वो एग्जैक्टली 1 मीटर है, लेंथ उसकी 1 मीटर है और उसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो उस कंडक्टर की जो भी रेजिस्टेंस होगी वो आपकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी,
ठीक है, वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। रेजिस्टिविटी आई टोल्ड यू इट डिपेंड अपॉन द मटेरियल, और ये हर मटेरियल की कांस्टेंट होती है। आयरन विल हैव इट्स ओन रेजिस्टिविटी, आयरन की जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट हो सकती है। अगर आपके पास दो, लेट्स सपोज आपके पास दो आयरन की रॉड्स हैं, दो आयरन की वायर्स हैं, एक जो वायर है उसकी लेंथ 10 मीटर है और उसका एरिया जो है वो 2 है, दूसरी वायर है उसकी लेंथ 20 मीटर है, उसकी लेंथ 20 मीटर है और उसका जो एरिया है वो लेट्स सपोज 3 है। अब देखो ये जो मैंने दो वायर्स आपको यहाँ पे बताई हैं, बोथ दीज वायर्स हैव डिफरेंट लेंथ एंड बोथ दीज वायर्स हैव डिफरेंट एरिया। इन दोनों वायर्स की जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी डिफरेंट सिंस दे आर हैविंग डिफरेंट लेंथ, दे आर हैविंग डिफरेंट एरिया ऑफ पोजीशन। एंड आई टोल्ड यू कि आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है लेंथ पे, वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ पोजीशन के ऊपर। तो इन दोनों वायर्स की लेंथ डिफरेंट होने की वजह से इन दोनों वायर की रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी, इन दोनों वायर्स का एरिया डिफरेंट होने की वजह से इन दोनों वायर का जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा। लेकिन सिंस दीज टू वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, दोनों वायर्स जो आपकी वो आयरन की बनी हुई हैं और इन दोनों वायर्स की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जिसको कि हम रेजिस्टिविटी कहते हैं वो दोनों की सेम होगी, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो आपकी है वो डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर एंड बोथ दीज वायर्स आर यू नो मेड अप ऑफ। जी सर इसमें लेंथ मैटर नहीं करती? नो, रेजिस्टिविटी में लेंथ हैज टू बी 1 मीटर, ये मैंने बताया हुआ है, एरिया हैज टू बी 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ हैज टू बी 1 मीटर। यानी आपके पास दो वायर हैं, दोनों की लेंथ डिफरेंट है, एरिया डिफरेंट है, आप उसमें से दोनों वायर काट लो, 1 मीटर वायर काट लो दोनों में से और उन दोनों वायर के जो 1 मीटर वायर आप काटोगे दोनों का एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो उनकी जब आप रेजिस्टेंस मेजर करोगे ना, नापोगे, उस सेम रेजिस्टेंस दोनों की होगी। एक्सपेरिमेंट लाइक दिस इज बीइंग प्रूव्ड, ठीक है। तो आपकी जो रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इट डिपेंड अपॉन द मटेरियल, ये जो आपकी ये मटेरियल पे डिपेंड कर रही होती है। तो उसका जो फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस फार्मूले से आप जो वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं और यूनिट जो इसका है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, दैट यूनिट इज ओम मीटर, वो यूनिट इसका जो ओम मीटर होता है। और बस ये चीज़ है इसमें। सर तो फिर जब बस भी करें सर बहुत ज्यादा हो गया। 1 एट अ टाइम बोले। सर मैं ये कह रहा था कि जब हम लोग किसी की सब्सटेंस के बारे में रेजिस्टेंस बता दें तो उसे रेजिस्टिविटी क्या है या इसकी रेजिस्टेंस क्या है? देखो रेजिस्टिविटी इज मेंशन डिफरेंटली, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड डिफरेंटली, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक लेट्स सपोज वायर है, उसकी लेंथ 5 मीटर है, 10 मीटर है, तो उसकी रेजिस्टेंस अलग होगी और उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी अलग होगी, दोनों अलग अलग होंगी। They both of these will never be same quantity, दोनों सेम क्वांटिटी नहीं। क्या सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क क्या होता है? यार सबसे बड़ा फर्क तो इन दोनों का यूनिट है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और रेजिस्टिविटी का आपका यूनिट होता है ओम मीटर, ये फर्क है सबसे बड़ा। उसके बाद क्या होते हैं, जो रेजिस्टेंस होती है उसके लिए यू कैन हैव एनी लेंथ, यू कैन हैव एनी एरिया। रेजिस्टेंस के लिए आपकी लेंथ कुछ भी हो सकती है वायर की, आपका एरिया वायर का कुछ भी हो सकता है, वो लेस देन 1 मीटर भी आपकी लेंथ हो सकती है, लेस देन 1 मीटर उसका एरिया हो सकता है फॉर रेजिस्टेंस। लेकिन फॉर रेजिस्टिविटी एरिया जो है वो भी 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और लेंथ भी 1 मीटर होनी चाहिए, दोनों 1 ही होनी चाहिए, तो वो आपकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। तो दोनों में जो है ये फर्क है, ये दो फर्क है रेजिस्टिविटी में, रेजिस्टेंस में और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अंदर। सर जी बेटा। तो अगर जैसे एक मटेरियल कॉपर है तो उसके मैं दोनों की 2 लेता हूँ, 2 एरिया 2 लेंथ, तो फिर रेजिस्टिविटी सेम आएगी? रेजिस्टिविटी हमेशा सेम होती है, ठीक है। आपके पास एक कॉपर की वायर है, ठीक है, कॉपर की वायर है और आपके पास एक कॉपर की प्लेट है। अब कॉपर की वायर और कॉपर की प्लेट की शेप में बहुत फर्क है, लेकिन दोनों मेटल की हैं, दोनों इलेक्ट्रिक करंट आपका कंडक्ट करेंगी, तो इन दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग होगी, लेकिन इन दोनों की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमेशा सेम होगी। तो सर तो अभी आप क्या कह रहे थे कि दोनों का एरिया भी सेम होना चाहिए और दोनों की लेंथ भी सेम होनी चाहिए, जब भी वो रेजिस्टिविटी सेम मैं होगी। ये कह रहा हूँ कि अगर आप उनकी रेजिस्टिविटी फाइंड करना चाहोगे तो रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए आपकी दो आपके पास डिफरेंट वायर्स हैं, आप उन दोनों वायर में से 1-1 मीटर वायर काट लो,
1 मीटर स्क्वायर का जब वो एरिया निकाल लो वहां से, तो वो जो आपके पास वायर बचेगी ना ये सब चीज़ निकालने के बाद, वो जो वायर होंगे उन दोनों की रेजिस्टेंस सेम होगी। मटेरियल कैसा, एक या डिफरेंट? मटेरियल सेम होना चाहिए, मटेरियल हैज टू बी सेम। अच्छा सर, अच्छा ये सर जो आपने दूसरा पॉइंट लिखवाया था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो फिर अगर थिकनेस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी? यस, थिकनेस ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, ठीक। कैसे कम होगी मैं भी आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, जरा 1 मिनट वेट करा, मैं अभी आपको डायग्राम बना के उससे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, लेट्स सपोज दिस इज योर कंडक्टर। ठीक है, ये आपका एक कंडक्टर है और एज यू कैन सी कि आपका जो है दैट इज द थिकर कंडक्टर। अब इसमें यू हैव डिफरेंट कॉपर, लेट्स सपोज कि आपके पास डिफरेंट जो है वो कॉपर के अगर लेट्स सपोज बना हुआ है, तो उसके जो एटम्स हैं दोज एटम विल बी आर अरेंज लाइक दिस। ठीक है, उन एटम के दरमियान जो स्पेसिंग होती है यूजली सेम होती है। तो इस तरीके से थ्रू आउट द सब्सटेंस आपके जो एटम्स हैं वो अरेंज्ड हैं, थिकनेस ज़्यादा है। सिमिलरली एक मेरे पास दूसरी वायर है, इस वायर की जो थिकनेस है वो देखा होगा कम है, इसमें जो आपके अरेंजमेंट होगा दैट विल बी लाइक दिस। जो स्पेसिंग यहाँ पर है मॉलिक्यूल के दरमियान वही स्पेसिंग यहाँ पर होगी। ठीक है, मॉलिक्यूल के दरमियान आपस में जो डिफरेंस है, जो आपस में स्पेसिंग है वो दोनों में सेम होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ये रहा, ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन जब आपके यहाँ से गुजरने चाहेगा तो ये जो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे इलेक्ट्रॉन इसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे बिकॉज दे विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस। तो दिस इलेक्ट्रॉन हैज मोर ऑप्शन कि वो इनके बीच में से गुजर जाए, यहाँ से गुजरे, यहाँ से गुजरे, यहाँ से गुजरे, यहाँ से गुजरे, यहाँ से गुजरे। तो इलेक्ट्रॉन के पास गुजरने के लिए जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर स्पेस टू फ्लो व्हेन इट इज़ फ्लोइंग थ्रू अ थिकर कंडक्टर। अगर यही इलेक्ट्रॉन का साइज तो चेंज नहीं होता ना यार, अगर यही इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से आएगा इस कंडक्टर में घुसेगा, अब यहाँ पे क्या है वो या तो यहाँ से गुजरेगा या यहाँ से गुजरेगा या यहाँ से गुजरेगा या यहाँ से गुजरेगा। इट हैज़ ओनली दीज 4 पॉसिबिलिटीज, इन 4 के अलावा इसके बाद कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरेगा तो ये जो 4 हैं ये चारों जो हैं इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे एज कम्पेयर टू ऑल दीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गुजरेगा। अगर यहाँ पे ये दोनों आपस में करीब हैं, इफ दे आर क्लोज टुगेदर, अगर ये दो आइटम आप पे करीब है तो यहाँ पे स्पेस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो हिंड्रेंस होगी इलेक्ट्रॉन को जो अपोजिशन होगी वो आपकी कम प्रोवाइड होगी एज कम्पेयर टू द हिंड्रेंस अपोजिशन प्रोवाइडेड इन दिस कंडक्टर। तो आपको जो थिन कंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन के गुजरने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाद 3-4 रास्ते ही होते हैं और इलेक्ट्रॉन ने उन 3-4 रास्तों से गुजरना होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आपको 3-4 रास्तों से गुजरेगा तो इट विल बी एक्सपीरियंसिंग मोर यू कैन से कि ज़्यादा जो है उसको वो फील रेजिस्टेंस फील होगी। इसके आप एग्जाम्पल जो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी ले सकते हैं कि लेट्स सपोज कि इफ़ यू आर एन इलेक्ट्रॉन, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन हो और देयर इज़ आपकी मतलब कि एक स्ट्रीट है, एक बहुत मतलब कि स्ट्रीट है जो कि बहुत तंग है, ठीक है, बहुत मतलब कि नैरो स्ट्रीट है आपके पास। अब उस नैरो स्ट्रीट में जो है वो 100 लोग खड़े हुए, 100 लोग खड़े हुए नैरो स्ट्रीट के अंदर। आप जब उस स्ट्रीट से गुजरोगे तो यू विल टेक मोर टाइम टू फ्लो थ्रू दैट स्ट्रीट, क्योंकि आपको हर आदमी को, हर बंदे को जो है वो एक्सक्यूज करना पड़ेगा, भाई मुझे एक्सक्यूज कर लो, जान दो, आपको सबको एक्सक्यूज करना पड़ेगा। यू विल टेक मोर टाइम टू फ्लो थ्रू दैट नैरो स्ट्रीट। लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रीट है जो कि आपकी उसकी लेंथ वही है जो कि प्रीवियस स्ट्रीट की थी, लेकिन वो थोड़ी सी वाइडर स्ट्रीट है, आपकी स्ट्रीट थोड़ी सी वाइड है और उस स्ट्रीट में भी वही 100 बंदे खड़े हैं, वही 100 बंदे खड़े हैं। अब वो जो 100 बंदे आपके उस वाइड स्ट्रीट पे खड़े हैं दे विल बी स्टैंडिंग वेरी फार अपार्ट, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो
यहाँ से अगर आप गुजरने की कोशिश करो तो यू कैन इजीली पास थ्रू दीज, यू नो, आप बहुत आसानी से गुजर जाओगे और आप जल्दी गुजरोगे एज कम्पेयर टू अ मोर क्राउडेड एंड थिनर स्ट्रीट। तो आप जब गुजरते हो इस तरीके से तो इलेक्ट्रॉन भी ये चीज़ फील कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन जब आप जब गुजरता है एक थिक कंडक्टर से, तो थिक कंडक्टर में उसको जो है वो समझ लो इतना ज़्यादा क्राउडेड जो है वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता और वो वहाँ से जो वो इजीली गुजर सकते हैं। लेकिन अगर आपका थिन कंडक्टर हो तो थिन कंडक्टर में यू नो इट फील्स वेरी क्राउडेड इन्वायरमेंट, और उस क्राउडेड इन्वायरमेंट की वजह से फिर क्या होता है कि आपको जो वो इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादा कोलाइड करता है और उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस आपके ऊपर बढ़ जाती है इस तरीके से। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बड़ा ऐड करना चाहूँगा बिफोर आई फिनिश दिस लेक्चर कि जो रेजिस्टिविटी है, अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी थी निक्रोम वायर की। आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव अ निक्रोम वायर एंड आई हैव टोल्ड यू कि निक्रोम वायर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये निक्रोम वायर को हम यूज़ करते हैं हीटर्स के अंदर, अपने हीटर्स के अंदर, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आप अगर निक्रोम वायर जो है आप 1 मीटर निक्रोम वायर लेंगे, 1 मीटर वायर निक्रोम वायर की रेजिस्टेंस और 1 मीटर कॉपर वायर की रेजिस्टेंस में बहुत फ़र्क होगा। कॉपर वायर 1 मीटर कॉपर वायर की रेजिस्टेंस कम होगी, 1 मीटर निक्रोम वायर की रेजिस्टेंस आपकी ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी दोनों आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस भी जो आपकी ज़्यादा ही होगी। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? देन आई एम फिनिशिंग दिस लेक्चर नाउ। सर जी उमर। सर तो आप ये फाइनल बताएंगे रेजिस्टिविटी सेम होने के लिए क्या चीज़ सेम होनी चाहिए? मटेरियल सेम होना चाहिए या लेंथ या थिकनेस? अगर आपके पास दो सेम मटेरियल हैं हैविंग डिफरेंट लेंथ डिफरेंट एरिया, उन दोनों मटेरियल्स की, उन दोनों सेम मटेरियल की रेजिस्टेंस अलग अलग होगी, लेकिन उन दोनों सेम मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगी। रेजिस्टेंस अलग सेम नहीं होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी सेम होगी। जी बिल्कुल। ओके सर, ओके। एनी मोर क्वेश्चंस?